अक्सर जब हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में बस कुछ कड़े नियमों, अनुच्छेदों और कानूनी धाराओं की तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ वकीलों और अदालतों के लिए लिखी गई कोई बहुत ही नीरस और जटिल सी किताब है। सही कहा। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जो अध्ययन सामग्री देख रहे हैं, वो इस धारणा को पूरी तरह से बदल देती है। एकदम से, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो है संविधान में शिक्षा से जुड़े प्रावधान। और इसे देखकर ये साफ हो जाता है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई या जड़ किताब नहीं है। बल्कि ये एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय के साथ हमारी और समाज की जरूरतों के साथ सांस लेता है और विकसित होता है। और मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगी कि आज हमारे सामने जो नोट्स हैं, वो बहुत ही विशिष्ट हैं। ये मुख्य रूप से उच्च शिक्षा की परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के नजरिए से तैयार किए गए हैं। मतलब इनमें बहुत गहराई है और हमारा लक्ष्य यहाँ सिर्फ अनुच्छेदों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन कानूनी शब्दों के पीछे की असली सोच क्या थी। बिल्कुल, एक समाज के रूप में हम कहाँ थे और शिक्षा को लेकर हमारी सोच कैसे बदली। हमें उन वैचारिक आधारों को डिकोड करना है जो अक्सर किताबों के पन्नों में छिप जाते हैं। इसी विकास यात्रा में मुझे एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चली। जब मैं नोट्स को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान में शिक्षा का अधिकार तो पहले दिन से ही सबसे बड़े अक्षरों में लिखा होगा। और सच्चाई इसके बिल्कुल उलट निकली। है ना? हाँ, एकदम उलट। क्या ये सच है कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसमें हर बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार का कोई स्पष्ट कानूनी तौर पर लागू करने योग्य उल्लेख था ही नहीं? जी हाँ, ये वास्तव में भारतीय इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प और यथार्थवादी पहलू है। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो देश के हालात क्या थे? खजाना खाली था, बुनियादी ढांचे की कमी थी और गरीबी तो चरम पर थी। बिल्कुल। संविधान निर्माता बहुत आदर्शवादी तो थे, लेकिन वे व्यावहारिक भी थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने पहले ही दिन मुफ्त शिक्षा को एक ऐसा मौलिक अधिकार बना दिया जिसके लिए लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकें, तो नई नवेली सरकार मुकदमों के बोझ तले दब जाएगी। क्योंकि सरकार के पास तो स्कूल बनाने के पैसे ही नहीं थे उस वक्त। एकदम सही। इसलिए उन्होंने बहुत ही समझदारी से शिक्षा को राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रख दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि ये हमारा लक्ष्य है और जब भी राज्य के पास पैसे हो, इसे पूरा कीजिएगा। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। मतलब एक तरह से उन्होंने एक बीज बो दिया था और उसे सींचने के लिए संसाधनों का इंतजार कर रहे थे। हाँ, और जैसे जैसे दशक बीते, देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। समाज में ये चेतना आई कि शिक्षा कोई लग्जरी या विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि तो रोटी और मकान जितनी बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। और एक लंबी कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों और सामाजिक आंदोलनों के बाद वो बीज एक पेड़ बना। और ये यात्रा नीति निर्देशक तत्वों की एक इच्छा से शुरू होकर 2009 के ऐतिहासिक शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम तक पहुंची। जी, और इस अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों की जवाबदेही तय कर दी कि अब आप संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बना सकते। इसी पूरी यात्रा में एक ऐसा पड़ाव है जिसे इन नोट्स में गेम चेंजर कहा गया है। मैं 2002 के 86वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ। ये उच्च शिक्षा परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है, जिसे शिक्षा का त्रिकोण कहा गया है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मैं थोड़ा उलझ गया था कि एक ही संशोधन ने संविधान के 3 अलग-अलग हिस्सों को कैसे और क्यों बदल दिया। इस त्रिकोण को समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको शिक्षा को पूरे देश में जमीनी स्तर पर लागू करना है, तो आप सिर्फ सरकार को आदेश देकर काम नहीं चला सकते। तो फिर क्या करना होगा? आपको बच्चों, माता पिता और सरकार, इन तीनों को एक सूत्र में बांधना होगा। और इस 86वें संशोधन ने ठीक यही किया। इसने संविधान के 3 अलग-अलग कोनों को एक साथ छुआ। तो चलिए इस त्रिकोण को डिकोड करते हैं। इसका पहला कोना क्या है? पहला कोना है भाग 3, जो हमारे मूल अधिकार हैं। यहाँ अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को उनके जीवन जीने के अधिकार के बराबर ला खड़ा किया। यानी अब ये बच्चे का ऐसा अधिकार हो गया जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये बहुत बड़ा कदम था। तो इस त्रिकोण का दूसरा कोना कौन सा है? दूसरा कोना है भाग 4A, जहां हमारे मूल कर्तव्य आते हैं। संशोधन ने अनुच्छेद 51A के रूप में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया। अच्छा, तो ये माता पिता के लिए था? बिल्कुल।
ये सीधा संदेश था माता पिता और अभिभावकों के लिए कि देखिए सरकार तो स्कूल खोल रही है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। और तीसरा कोना है भाग 4 यानी नीति निदेशक तत्व, जहां पहले शिक्षा हुआ करती थी। हाँ, याद है हमने बात की थी कि पहले शिक्षा यहीं थे। तो जब 6 से 14 साल के बच्चों का अधिकार अनुच्छेद 21A में चला गया, तो पुराने अनुच्छेद 45 की जगह खाली हो गई। तो वहां खाली जगह पर क्या किया गया? वहां प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर का लक्ष्य रख दिया गया। मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और पोषण का लक्ष्य। ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब 0 से 6 साल तक की जिम्मेदारी अनुच्छेद 45 में राज्य की नीति का हिस्सा बन गई और 6 से 14 साल का पूरा ढांचा अधिकारों और कर्तव्यों के रूप में पक्का कर दिया गया। एकदम सही। और यही त्रिकोण परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। लेकिन मुझे यहाँ मुफ्त और अनिवार्य शब्दों के व्यवहारिक अर्थ को लेकर थोड़ी और गहराई में जाना है। अक्सर मुफ्त का मतलब हम सिर्फ ट्यूशन फीस न लगने से लगाते हैं। क्या आरटीई अधिनियम के तहत इसका मतलब सिर्फ इतना ही है? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। आरटीई एक्ट के तहत मुफ्त का मतलब सिर्फ फीस माफ करना नहीं है। इसका कानूनी मतलब है कि किसी भी बच्चे या उसके माता पिता पर कोई भी ऐसा वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा जो उस बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोक सके। मतलब अगर किताबें, यूनिफॉर्म या स्कूल बैग न होने की वजह से बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है, तो क्या वो भी मुफ्त शिक्षा के अधिकार का हनन माना जाएगा? 100% माना जाएगा। और अनिवार्य शब्द तो इससे भी ज्यादा गंभीर जिम्मेदारी तय करता है। अनिवार्य का मतलब ये नहीं है कि पुलिस आकर बच्चे को जबरदस्ती स्कूल ले जाएगी। तो इसका कानूनी अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये सरकार, प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की अनिवार्य जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चे का एडमिशन हो, वो रोज स्कूल आए और 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करे। ये पूरी तरह से स्टेट का सिरदर्द है। इन नोट्स में लाल रंग से एक चेतावनी भी हाईलाइट की गई है, जिसे आयु का जाल या एज ट्रैप कहा गया है। ये क्या है? क्या अक्सर लोग उम्र को लेकर परीक्षाओं में गलती कर बैठते हैं? हाँ, और जो छात्र यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होते हैं, वे अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं। वो कैसे? देखिए, अनुच्छेद 21A जो मूल अधिकार है और अनुच्छेद 51A के जो मूल कर्तव्य हैं, इन दोनों का दायरा 6 से 14 वर्ष की आयु है। लेकिन जैसे ही सवाल अनुच्छेद 45 का आता है, तो उसका लक्ष्य समूह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। अच्छा, तो अक्सर जल्दबाजी में लोग हर जगह 14 वर्ष टिक कर देते होंगे। बिल्कुल। लेकिन 86वें संशोधन के बाद 6 वर्ष से कम और 6 से 14 वर्ष के बीच का ये विभाजन बहुत ही सख्त है और इसे हमेशा याद रखना चाहिए। ये बहुत ही काम की बात है। अब जब हम बच्चों को स्कूल ले ही आए, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल के अंदर सबके लिए समान अवसर हैं? यहीं से हम संविधान के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की नींव है। मैं अनुच्छेद 15 की बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 15 एक साफ तौर पर कहता है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर सवाल आता है कि शिक्षा में विशेष प्रावधान, कोटा या आरक्षण क्यों है? हाँ, ठीक, यही मेरा सवाल था। पहली नजर में क्या ये 15(1) के नियम का सीधा उल्लंघन नहीं लगता? ये एक बहुत ही शानदार और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्चुअल सवाल है। इसे समझने के लिए हमें औपचारिक समानता यानी फॉर्मल इक्वालिटी और तात्विक समानता यानी सब्सटेंटिव इक्वालिटी के बीच का अंतर समझना होगा। इसे किसी उदाहरण से समझाएं तो बेहतर होगा। मान लीजिए 2 लोग एक दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। एक व्यक्ति पक्के ट्रैक पर खड़े होकर दौड़ने वाला है और दूसरे के पैरों में भारी जंजीरें बंधी हैं। अगर आप कहें कि दोनों के लिए नियम समान है, दौड़ो, तो क्या ये सच्ची समानता है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक तरह का मजाक हो जाएगा। संविधान निर्माता इस बात को गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि भारतीय समाज हजारों सालों की ऐतिहासिक असमानताओं से भरा हुआ है। मतलब अनुच्छेद 15 एक सामान्य नियम बनाता है, लेकिन उसी अनुच्छेद के अगले हिस्से उन जंजीरों को तोड़ने का काम करते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। विशेष प्रावधान दरअसल भेदभाव नहीं है, बल्कि वे उस शुरुआती नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। इसी कारण से अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट देता है, जैसे लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा या अलग स्कूल। जी, और इसी तरह अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति व जनजाति की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था करने की अनुमति देता है।
ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये सच्ची समानता हासिल करने का एक तरीका है। ये नजरिया वाकई दिमाग के जाले साफ कर देता है। इसी कड़ी में मुझे इन नोट्स में अनुच्छेद 15(5) का भी जिक्र मिला है। ये प्राइवेट संस्थानों के बारे में बात करता है। हाँ, ये 90वें संविधान संशोधन के जरिए बाद में जोड़ा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्या सच में सरकार किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज को ये बता सकती है कि उन्हें किसे एडमिशन देना है? जी हाँ, अनुच्छेद 15(5) राज्य को ये शक्ति देता है कि वो SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट संस्थान सरकार से कोई आर्थिक मदद ले रहा हो या नहीं। बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है जो परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है। वो अपवाद क्या है? ये नियम अल्पसंख्यक संस्थानों यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होता। अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर क्यों रखा गया है? ये तो एक बहुत ही बारीक पेच लगता है। क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थानों को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद के संस्थान स्थापित करने और उन्हें अपने तरीके से चलाने का एक अलग मौलिक अधिकार मिला हुआ है। अगर राज्य उनमें भी अपना आरक्षण थोपने लगेगा तो उनका वो मूल अधिकार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए 15(5) को अल्पसंख्यक संस्थानों से दूर रखा गया है। बिल्कुल। चलिए, स्कूल और कॉलेज की बात तो हो गई, लेकिन पढ़ाई के बाद हर किसी को नौकरी चाहिए होती है। तो जब रोजगार की बात आती है तो अनुच्छेद 16 तस्वीर में आता है, जो रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे एक नया टर्म दिखाई दे रहा है, EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ऐतिहासिक रूप से हमने जाति या सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देखा है। ये आर्थिक आधार वाला मामला कैसे काम करता है? ये हाल के वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव है। अनुच्छेद 16 के तहत 16(4)A पहले से ही SC और ST के लिए नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण की अनुमति देता है। पदोन्नति में भी आरक्षण? जी हाँ, लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग भी था जो भले ही सामाजिक रूप से पिछड़ा ना हो, लेकिन आर्थिक रूप से इतना कमजोर था कि वो प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहा था। तो इसके लिए क्या समाधान निकाला गया? इसी को ध्यान में रखते हुए 103वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया। ये राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रोजगार में अधिकतम 10% अतिरिक्त कोटे की व्यवस्था करने की अनुमति देता है। और ये कोटा पुरानी आरक्षण श्रेणियों से अलग है? एकदम अलग। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि संविधान कैसे समाज की बदलती वास्तविकताओं के साथ खुद को ढालता है। ये सच में एक जीवंत दस्तावेज होने का सबूत है। रोजगार में एक और बात अक्सर सुनने में आती है, लोकल लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देना। कई राज्य सरकारें अक्सर ऐसा कानून बनाने की कोशिश करती हैं। यहीं पे बहुत से उम्मीदवार गलती करते हैं। अच्छा, तो असल नियम क्या है? अनुच्छेद 16(3) स्पष्ट रूप से कहता है कि रोजगार में निवास स्थान या रेजिडेंस के आधार पर कोई भी नियम बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, राज्य की विधायिका के पास नहीं। मतलब राज्य सरकारें खुद से ऐसा कोई कानून लागू नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। और ये पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए किया गया था, ताकि हर राज्य अपने ही दरवाजे बंद न कर ले। जब हम अवसरों और समानता की बात कर ही रहे हैं, तो इन नोट्स में एक ऐसे अनुच्छेद का जिक्र है जो सीधे तौर पर शिक्षा का नहीं बल्कि इंसानी गरिमा का है। मैं अनुच्छेद 17 की बात कर रहा हूँ, जो छुआछूत का अंत करता है। हाँ। एक शिक्षा के फ्रेमवर्क में हम इसे इतनी गहराई से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर हमें ये समझना होगा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप कक्षा में किसके साथ बैठते हैं। ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता ने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखा था। बिल्कुल। अगर आप छुआछूत का अंत नहीं करेंगे तो आप स्कूल खोलकर भी क्या कर लेंगे? बच्चे स्कूल ही नहीं आ पाएंगे। इसलिए अनुच्छेद 17 शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की सबसे पहली सीढ़ी है। और शायद इसी सोच को आगे बढ़ाता है अनुच्छेद 46, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वो कमजोर वर्गों, विशेष रूप से SC और ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बहुत ही विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा दे। एकदम सही। और उन्हें हर तरह के सामाजिक अन्याय से बचाए। इसके साथ ही अनुच्छेद 41 भी है, जो कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर शिक्षा और काम का अधिकार सुनिश्चित करेगा। मतलब ये सब कुछ एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। चलिए, अब इस चर्चा का रुख एक ऐसे विषय की ओर मोड़ते हैं जिस पर आज भी बहुत बहस होती है, धर्म और शिक्षा। ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन ये स्वतंत्रता कोई फ्री पास तो नहीं है कि आप जो चाहें वो करें, है ना?
बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 25(1) हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और अपने धर्म को आबाद रूप से मानने की आजादी देता है, लेकिन इसके ठीक बाद 25(2) आता है, जो कुछ शर्तें लगाता है। हाँ, वो साफ कहता है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। राज्य किसी भी ऐसी आर्थिक या राजनीतिक गतिविधि को नियंत्रित कर सकता है जो धर्म के नाम पर की जा रही हो। लेकिन जो सबसे जटिल हिस्सा मुझे लगा वो है स्कूलों के अंदर धार्मिक शिक्षा का दिया जाना। अनुच्छेद 28 के जो नियम हैं वे किसी भूल भुलैया जैसे लगता है। हाँ, कई बार ये कंफ्यूज करते हैं। इन नोट्स में एक बहुत ही तार्किक तरीका दिया गया है इसे डिकोड करने का। क्या आप इसे थोड़ा सरल भाषा में समझा सकती हैं कि आखिर किस स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कहाँ नहीं? इसे 3 साफ सुथरी श्रेणियों में बांटकर समझना सबसे आसान है। बस ये सोचिए कि स्कूल को पैसा कहाँ से मिल रहा है और उसे किसने बनाया है। ठीक है, तो पहली श्रेणी क्या है? पहली श्रेणी है, अगर कोई स्कूल पूरी तरह से सरकार के पैसे से चलता है, जैसे कोई सरकारी स्कूल या केंद्रीय विद्यालय, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा बिल्कुल मना है। यानी फुल गवर्नमेंट फंडिंग का मतलब है जीरो रिलीजन। ये तो एकदम स्पष्ट है। और दूसरी श्रेणी? मान लीजिए कोई स्कूल किसी धार्मिक ट्रस्ट ने बनाया है ताकि वे अपने धर्म की शिक्षा दे सके, लेकिन उसका प्रशासन राज्य देख रहा है। ऐसे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति होती है, क्योंकि स्कूल को बनाने का मूल उद्देश्य ही वही था, तो ट्रस्ट रूल्स लागू होंगे। बिल्कुल। और अब आती है तीसरी श्रेणी। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है जिसे सरकार से मान्यता मिली है या थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मिल रही है, यहाँ धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक हो जाती है। स्वैच्छिक मतलब वॉलंटरी? हाँ, मतलब आप वहाँ धार्मिक शिक्षा दे तो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी बच्चे को उसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और अगर बच्चा नाबालिग है तो क्या होगा? तो उसके माता पिता की सहमति के बिना उसे किसी धार्मिक प्रार्थना या कक्षा में नहीं बिठाया जा सकता। ये मैट्रिक्स तो बहुत ही कमाल का है। मतलब अगर सरकार का पूरा पैसा है तो धर्म की कोई जगह नहीं, अगर ट्रस्ट का है तो छूट है, और अगर थोड़ी मदद है तो सहमति जरूरी है। इसे ऐसे याद रखेंगे तो परीक्षा में कभी गलती नहीं होगी। इसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात आती है। अनुच्छेद 29 और 30। हमने अभी 15(5) में बात की थी कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर कुछ नियम लागू नहीं होते। तो कोई संस्था अल्पसंख्यक है या नहीं, ये तय कैसे होता है? ये परीक्षाओं का एक और बहुत ही ट्रिकी या घुमावदार हिस्सा है, जहाँ अक्सर सवाल बनते हैं। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर इसमें जाति या क्षेत्र को जोड़ देते हैं। बिल्कुल। देखिए, अनुच्छेद 29 एक भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है, और 30 एक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेंच क्या है? पेंच ये है कि संविधान के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा केवल और केवल 2 आधारों पर तय होता है, या तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर। यानी रिलीजन और लैंग्वेज। जी हाँ, बस ये 2 ही आधार हैं। जी हाँ, कोई भी संस्था, जाति या किसी अन्य आधार पर खुद को अल्पसंख्यक घोषित करके इन अधिकारों का दावा नहीं कर सकती। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। ये बहुत ही स्पष्ट और जरूरी जानकारी है। अब जब हम भाषा की बात कर ही रहे हैं तो अपने आखिरी मुख्य विषय पर आते हैं, भाषाई सुरक्षा। मातृभाषा में पढ़ना कितना जरूरी है, ये तो आज की नई शिक्षा नीति भी बहुत जोर देकर कहती है। हाँ, और संविधान का अनुच्छेद 350(a) भी यही कहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि देश के हर इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज को अब स्थानीय भाषा में पढ़ाना होगा? यहीं पर अक्सर लोग फिर से गलती कर बैठते हैं। अनुच्छेद 350(a) बहुत ही विशिष्ट है। वो कैसे? ये कहता है कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करेगा, लेकिन केवल प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्टेज पर। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये माध्यमिक या उच्च शिक्षा पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता। तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ शुरुआती पढ़ाई को आसान बनाना है। बिल्कुल, ताकि जब बच्चा पहली बार स्कूल आए तो वो भाषा के कारण डरे नहीं, उसे अपनी माँ की भाषा में शुरुआती ज्ञान मिल सके। ये तो बच्चों के लिए बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। और ये सब जमीन पर सही से हो रहा है या नहीं, ये कौन देखता है? इसके लिए अनुच्छेद 350(b) बनाया गया है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करते हैं। तो इस अधिकारी का काम क्या होता है? इसका काम पूरे देश में ये जांचना है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को जो संवैधानिक सुरक्षा मिली है वो काम कर रहे हैं या नहीं,
और ये अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है। और भाषाओं की इस पूरी चर्चा में एक अनुच्छेद ऐसा है जो खास तौर पर हिंदी के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 351। लेकिन इसके शब्द बहुत ही खूबसूरत और अलग लगे मुझे। हाँ, ये सिर्फ हिंदी थोपने की बात नहीं करता। बिल्कुल, ये भारत की सामासिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की बात करता है। इसका वास्तविक मतलब क्या है? चिता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये संघ को यानी केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वो हिंदी का प्रसार करे। लेकिन किसी पर दबाव डालकर नहीं? एकदम नहीं, बल्कि हिंदी को एक ऐसे माध्यम के रूप में विकसित करके जो पूरे भारत की मिलीजुली संस्कृति को व्यक्त कर सके। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदी अपने शब्दकोश के लिए मुख्य रूप से संस्कृत पर निर्भर करेगी। और जरूरत पड़ने पर क्या होगा? जरूरत पड़ने पर वो भारत की अन्य सभी भाषाओं से शब्द ग्रहण करेगी। ये हिंदी को एक बहती हुई नदी की तरह देखता है जो हर राज्य से गुजरते हुए वहाँ के कुछ शब्द अपने अंदर समेट ले। क्या बात है! मतलब भाषा लोगों को बांटने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए है। बिल्कुल, और एक शिक्षक के रूप में हमें यही दृष्टिकोण अपनी कक्षाओं में भी ले जाना चाहिए। ये चर्चा बहुत ही विस्तृत और ज्ञानवर्धक रही। हमने इतिहास से लेकर कानूनी पेचों तक का सफर तय किया। चलिए चीजों को समेटने के लिए एक त्वरित मास्टर समरी कर लेते हैं ताकि परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के दिमाग में सब कुछ अच्छे से बैठ जाए। ये बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षा से जुड़े पूरे संवैधानिक फ्रेमवर्क को देखें तो ये मुख्य रूप से 4 भागों में बटा है। तो पहला भाग कौन सा है? पहला है भाग 3 यानी मूल अधिकार, जिसमें हमने समानता, धर्म और अल्पसंख्यकों के अधिकार देखे। इसमें आते हैं अनुच्छेद 15, 16, 17, 21A, 25, 28, 29 और 30। दूसरा भाग है भाग 4 यानी नीति निदेशक तत्व जी, जो राज्य की जिम्मेदारियों और कल्याण की बात करता है। इसमें हमने अनुच्छेद 41, 45 और 46 को समझा। तीसरा है भाग 4A, जहां माता पिता का 11वां मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A के। और अंत में चौथा है भाग 17, जो राजभाषा और मातृभाषा की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसमें अनुच्छेद 350A, 350B और 351 शामिल हैं। ये वर्गीकरण इसे याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया कि भारतीय संविधान में शिक्षा का सफर अस्पष्ट उम्मीदों से शुरू होकर ठोस कानूनी अधिकारों तक पहुंचा है। और ये सफर अभी रुका नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और इसी सफर को देखते हुए इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन नोट्स में गहराई में छिपा हुआ था और जो वास्तव में हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? हम देख रहे हैं कि आज हमारी दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। सब कुछ ऑनलाइन है, कक्षाएं डिजिटल हो गई हैं, लेकिन इस तकनीकी विकास ने एक नई खाई पैदा कर दी है जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। हाँ, ये आज के समय की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। एक ऐसा बच्चा जिसके पास तेज इंटरनेट और टैबलेट है और एक वो जिसके पास स्मार्टफोन तक नहीं है, दोनों के लिए शिक्षा के मायने बिल्कुल अलग हो चुके हैं। बिल्कुल अलग। न्याय संगत गुणवत्ता को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या भविष्य में शिक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच के अधिकार में बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो ये साबित करता है कि संविधान की विकास यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये बस अपने अगले अध्याय की तैयारी कर रही होती है। एक शिक्षक और एक नागरिक दोनों के रूप में ये आने वाले कल की सबसे बड़ी चुनौती है जिस पर हमें आज और अभी से विचार करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया के पीछे के क्यों और कैसे पर सवाल उठाते रहिए।